नमस्कार, पांच की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर दिल्ली से। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। एलजी की मंजूरी के बाद ही ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच की जाएगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जांच पैनल अगर ये पाती है कि राजधानी में मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है तो मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। एक कमेटी बना के 4 सदस्य कमेटी बना के इसकी पूरी जांच की जाएगी कि अगर कहीं से इस तरह का कोई सूचना, इस तरह का कोई क्लेम, इस तरह का कोई दावा आता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज की डेथ हुई, तो उसकी पूरी जांच की जाए। और वो एक्सपर्ट कमेटी है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमेटी है, तो इसकी फाइल एलजी साहब के पास भेज दी है सरकार ने इस कमेटी का गठन करके। और जैसे ये एलजी साहब के पास से आ जाएगी वैसे ही ये कमेटी काम करना शुरू कर देगी। और अगर किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई तो सरकार की ओर से भी ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए के कंपनसेशन का ऐलान, 5 लाख रुपए के परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता राशि का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो भी दिया जाएगा। तो हमने ये कमेटी बना दी है, इसकी फाइल एलजी साहब के पास चली गई है। जैसे ही एलजी साहब से अप्रूव होकर आएगी, जैसे ही एलजी साहब के पास से आएगी, वैसे ही इस पर यह कमेटी काम करना शुरू कर देगी। हमारे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ये किन अस्पतालों में भर्ती मरीजों के बारे में ये फैसला लिया गया है? क्या सभी अस्पताल जो दिल्ली में मौजूद हैं या सिर्फ वही जो दिल्ली सरकार के अधीन है या फिर प्राइवेट अस्पताल हैं? क्या है ये पूरा? देखिए, ये जो कमेटी बनाई गई है ये दिल्ली के अंदर किसी भी अस्पताल में कहीं पर भी अगर कोई ये शिकायत करता है कोई व्यक्ति कि मेरे रिलेटिव की या मेरे मरीज़ की मौत जो है हुई थी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, तो उन सब के मामलों की ये जांच करेगी कमेटी। और अगर ये पाएगी पूरे इस जांच में कि हाँ ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी तो 5 लाख रुपए तक के मुआवजे की इसमें बात कही गई है। लेकिन अभी हमें इंतजार इस बात का है कि ये कहा गया था इस कमेटी को बनाते वक्त 4 डॉक्टर्स की कमेटी है जो एक्सपर्ट्स हैं। ये कहा गया था कि ये कमेटी क्राइटेरिया तय करेगी, पैमाने तय करेगी कि सबको किस आधार पर जो है ये तय किया जाए कि मुआवजा देना चाहिए या किस आधार पर जो है तय किया जाएगा। तो अभी इंतज़ार इस बात का है क्योंकि इसके अंदर ये तो लगभग लग रहा है कि एस्टैब्लिश काफ़ी हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, क्योंकि बहुत से अस्पतालों ने अप्रैल के आखिरी में, मई के शुरू में ये कहा था ऑक्सीजन की कमी है और उसकी वजह से बहुत से मरीजों की मौत हुई है। लेकिन ऐसे बहुत से मरीज़ होंगे जो अस्पताल नहीं पहुंच पाए, ऐसे बहुत से मरीज़ होंगे जिनको अस्पताल ने इसलिए दाखिला नहीं दिया, इसलिए एडमिशन नहीं दिया क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं रही होगी। बहुत से ऐसे मरीज़ भी होंगे जो अस्पताल की दहलीज पर पहुँचते पहुँचते उनकी जान चली गई होगी। क्या ऐसे मरीजों का भी कुछ इसमें हो पाएगा, ये हमें तब पता चलेगा जब ये पैमाने बनाए जाएंगे, क्राइटेरिया बनाए जाएंगे। और ये हमें तभी पता चल पाएगा जब एलजी के पास से अप्रूवल आ जाएगी और नोटिफिकेशन होगा और बताया जाएगा कि क्या पैमाने तय किए गए हैं जिसके आधार पर 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने की बात है अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। ये भी बताना ज़रूरी है कादम्बिनी यहाँ पर कि ये जो 5 लाख रुपए का मुआवजा है ये उस मुआवजे से अलग है जो मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था, जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली के अंदर जिन लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है उनको 50,000 रुपये का सभी को उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी ये पूरा एक खाका बन के एलजी के पास जाएगा जैसा शरद बता रहे हैं और वहां से अप्रूवल होगा, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो पाएगी। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर राज्य के कोटे के तहत खरीदी गई कोवैक्सीन को निजी अस्पतालों को बेचने को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पंजाब सरकार ने प्रति डोज 420 रुपए के हिसाब से वैक्सीन खरीदी थी और इसे निजी अस्पतालों को 1060 रुपए में बेच रही है, यानी प्रति डोज 660 रुपए का फायदा। निजी अस्पताल लोगों से प्रति डोज के 1560 रुपए ले रहे हैं, यानी वो भी हर डोज पर 500 रुपए कमा रहे हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने इसे एक बड़ा घोटाला बताते हुए हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। साथ ही आम लोगों के लिए मंगाई गई वैक्सीन को निजी अस्पतालों को बेचने को लेकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मांग की है। वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया
दिया कि वैक्सीन का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। सारे पंजाबियों को दसना चाहना कि वैक्सीन हैगे है, पर पंजाब सरकार लुट्टन ते लगी है। जेड़ी वैक्सीन पंजाब सरकार खरीद रही है वो 400 रुपये ते खरीदी है। 400 रुपये का एक डोज, एक इंजैक्शन। 400 का वैक्सीन पंजाब सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों नूं 1060 का मिल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल अगे आई वैक्सीन कोई 1500 का ला रहा है, कोई 1700 का ला रहा है, कोई 2000 का ला रहा है। मेरे हाथ में तो सिर्फ जो हॉस्पिटल ओवर चार्जिंग करते हैं उनको मैं देखता हूं, प्लस जो ट्रीटमेंट होता है उसको देखता हूं, जो टेस्टिंग सैंपलिंग गांव में होती है, शहर में होती है, कैंप लगते हैं वैक्सीनेशन के, वो मैं देखता हूं। यह है कि हमने अपने चीफ सेक्रेटरी को डेजिग्नेट किया हुआ है, वो सारा चीज देखते हैं और आगे नोडल अफसरों ने बना रखे हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए राहुल तिवारी हैं, तो वैक्सीनेशन के लिए विकास गर्ग है। इस मामले में अफसरशाही की गलती है, बिल्कुल जिसकी भी होएगी उसको जरूर इसका। लेकिन सर जनता को तो 1500 रुपए में दे रहे हैं। आज तक भारत सरकार ने जो 22 करोड़ वैक्सीन दी है सभी स्टेट्स के द्वारा, और सभी स्टेट्स को वो फ्री दिए हैं, और इन्होंने ही मांगा था कि डिसेंट्रलाइज करो। अब डिसेंट्रलाइज करने के बाद कह रहे हैं कि नहीं सेंट्रलाइज करो, तो ये रोज बदलती भूमिका। और ध्यान दे अपने मैनेजमेंट पर, ताकि पंजाब के लोगों को राहत मिले। आज लोगों की यही मुख्य मांग है, अपेक्षा है। और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। इस चिट्ठी में एनडीटीवी के इस रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 1 मई से नई वैक्सीन नीति लागू की गई है, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों को सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खरीद करनी है। इस न्यूज रिपोर्ट से पता चला है कि नई नीति का उल्लंघन किया गया है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अखिलेश शर्मा दिल्ली से और मोहम्मद गजाली चंडीगढ़ से। सबसे पहले अखिलेश, ये चिट्ठी जो है वो एनडीटीवी के रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखी गई है। यहाँ पर कहा गया है, क्या मांग की गई है? ये पूरे इस पर जवाब मांगा गया है? जी कादम्बनी, काफी गंभीरता से लिया गया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, आज ही की जो हमारी रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए आज ही पत्र लिखा गया है। वंदना गुरनानी, जो कि अपर सचिव और मिशन निदेशक हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में, उन्होंने ये पत्र हसन लाल को लिखा है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के। और इस पत्र में एनडीटीवी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि यह बताया गया है कि 660 रुपये प्रति डोज जो है मुनाफा पंजाब सरकार कमा रही है कोवैक्सीन के डोज पर। और ये कहा गया है कि 1 मई 2021 को भारत सरकार की ओर से नई वैक्सीन नीति उसको लागू किया गया था। उस नीति में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि किस तरह से जो राज्य सरकारें हैं वो सीधे तौर पर मैन्युफैक्चरर से खरीद सकती हैं, और निजी अस्पताल भी जो है वो सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा पंजाब में नहीं हुआ है। पंजाब सरकार 400 रुपये में खरीद के इसको 1060 रुपये में दे रही है निजी अस्पताल को, यानी 660 रुपये का मुनाफा पंजाब सरकार कमा रही है। और बाद में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो सरकार से खरीदी हुई वैक्सीन को मुंह मांगे दाम पर लगा रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है, और इस पर जो तथ्य हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगे हैं। पहली बात तो उन्होंने इस खबर की पुष्टि मांगी है कि आप ये खबर के बारे में अपनी जानकारी दीजिए, और साथ साथ अपनी सफाई दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जी मोहम्मद गजाली, जिस तरह से ये चिट्ठी लिखी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, ये निश्चित तौर पर एक बेहद गंभीर मामला है, और वहां पर स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ चुके हैं कि वैक्सीन उनके हाथ में नहीं है। तो फिर ये किधर जा रहा है ये पूरा निशाना? देखिए, इससे पहले कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं, अपडेट ये है कि अभी अभी हम स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू के घर के बाहर खड़े हैं। उन्होंने और खुद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, पंजाब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक ऑर्डर अभी इशू किया गया है, जिसमें पंजाब सरकार उन सारे वैक्सीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी गई थी उसको विड्रॉ करने के आदेश निकाल चुकी है। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि अगर वैक्सीन के डोज अगर कंज्यूम हो चुके हैं या यूटिलाइज हो चुके हैं, तो जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वो कोटा मिलेगा मैन्युफैक्चरर
की तरफ से, तो वो उसको फिर वापस करेंगे। फिलहाल जो पैसे सरकार को मिले थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन देने के एवज में, वो पैसे सरकार जो है अस्पताल को वापस करेगी। अब इस पूरे मामले में पहले तो दोपहर में बलबीर सिद्धू जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपने सुना उनकी बाइट में उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और अधिकारियों के बारे में उन्होंने कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं या सेहत महकमे के और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट पे नजर रखते हैं, ये उनके द्वारा लिया गया या सुझाया गया स्टेप था। अब इसमें एक डैमेज कंट्रोल की बात है कि 3 घंटे के अंदर उन्होंने सुबह में कहा था कि 3 बजे तक हम जांच रिपोर्ट मंगवाएंगे और जांच के बाद एक्शन लेंगे। अब वो जांच में क्या पाते हैं, इसमें जो लेटर विड्रॉल का निकाला गया उसमें यह लिखा गया है कि अस्पतालों को जो वैक्सीन के डोज दिए गए थे वो सही स्पिरिट में नहीं थे या ये कदम सही नहीं था। अब क्या जिस अफसर ने या जिस भी जिम्मेदार अफसर ने ये सलाह दी थी सरकार को कि आप इस तरह से वैक्सीन बेचें या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दें और उससे फिर मुनाफा करके और वैक्सीन खरीदें, इसका क्या लॉजिक है उस वक्त जब पंजाब एक ऐसा राज्य है देश में जिसकी कोविड फैटेलिटी रेशियो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मौत का दर जो है पंजाब में हो रहा है। गांव-गांव में और कई जगह पे 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में अब जब केंद्र सरकार भी इनसे जवाब मांग रही है तो वो स्पष्टीकरण देखना होगा। हालांकि फिलहाल के लिए इन्होंने वैक्सीन मंगाने के विड्रॉल ऑर्डर तो निकाल दिए हैं, लेकिन अब ये आगे कैसे होता है। और एक खास बात ये भी आप देखेंगी निधि की यही पंजाब के कुछ मंत्री और लीडर्स जो हैं दिल्ली में सरकार के अंदरूनी कलह को सुलझाने के लिए पहुंचे थे, जिसमें एक बात बहुत उभर कर सामने आई थी कि कादम्बिनी जी कि उन्होंने कहा था कि पंजाब में अफसरों का बोलबाला है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री ने यह बात दिन में कही है जब कि मैं इस पूरे प्रक्रिया से बाहर था या मेरे अंडर कंट्रोल ये चीजें नहीं होती हैं, तो एक उस पे भी ये रोशनी डालता है कि किस तरह से पंजाब में वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट से लेके और वैक्सीनेशन कैंप लगाना या टीका लगाना वो किस तरह से चल रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं ये रोशनी डालता है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद गजाली और अखिलेश इस पूरी जानकारी का। अब देखते हैं इसमें और क्या निकल कर सामने आता है। ये पूरा मामला काफ़ी उलझा हुआ फिलहाल दिख रहा है। और इस सब के बीच देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CSIR सोसाइटी की एक बैठक में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन सिर्फ 1 साल में बनाई और ऑक्सीजन प्रोडक्शन पर भी काम किया। इसमें CSIR के वैज्ञानिकों का भी अभूतपूर्व योगदान है। पीएम ने कहा कि हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है और भविष्य के लिए तैयार रहना है। CSIR के डायरेक्टर जनरल, मानवता को इतनी बड़ी आपदा से उबारने के लिए 1 साल के भीतर वैक्सीन बनाकर लोगों को दे देने का ये इतना बड़ा काम इतिहास में पहली बार हुआ होगा शायद। 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। 1 साल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड टेस्टिंग किट्स और अपनी जरूरी उपकरणों से देश को आत्मनिर्भर बना दिया। CSIR के वैज्ञानिकों ने उन्होंने भी इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं आप सभी वैज्ञानिकों का और हमारे इंस्टीट्यूट्स का, इंडस्ट्री का पूरे देश की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। CSIR साइंस, सोसाइटी और इंडस्ट्री की इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का काम कर रही है। आज भी मेरी और देश की, इवन मानव जात की आप सबसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। वैज्ञानिकों से, टेक्नीशियनों से बहुत अपेक्षाएं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 135 करोड़ भारतीयों की मदद से सरकार कोरोना से सफलतापूर्वक लड़ रही है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि भारत में टीकाकरण की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा है और जितना जल्दी संभव होगा सबको टीका लग जाएगा। विगत लगभग 1-1.25 साल से पूरी दुनिया और देश कोरोना महामारी के खिलाफ
एक संघर्ष कर रहा है, मगर कहते हैं कि संघर्ष के समय ही जनता और नेतृत्व और समाज सेवी संगठनों की परीक्षा होती। और मुझे बहुत हर्ष है कि संघर्ष के समय में देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया भर के आंकड़ों की तुलना करें तो कोरोना के खिलाफ लड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त की। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज आलाकमान की बनाई कमेटी में हाजिरी लगाई और अपने मन की बात सुनाई। कमेटी के साथ अमरिंदर सिंह की करीब 3 घंटे बातचीत हुई। इससे पहले कद्दावर नेता नवजोत सिंह सिद्धू और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ कमेटी को अपना पक्ष बता चुके हैं। पिछले कुछ समय से पंजाब कांग्रेस में सिद्धू खेमा खुलकर बगावत पर उतर गया है। सिद्धू खेमे का आरोप है कि सरकार में मुख्यमंत्री के करीबियों की ही चलती है, बाकी किसी नेता या मंत्री की कोई औकात नहीं रह गई है। मैंने सिर्फ इतना कहना कि हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस है एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर 1 जो है ये इसलिए की बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। उत्तर प्रदेश में संगठन या सरकार में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। संघ और बीजेपी नेताओं के लगातार दौरों और बैठकों के बाद ये फैसला लिया गया है। इसी महीने योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से नए चेहरों को जगह मिलेगी। कुछ मौजूदा मंत्रियों को हटाया जा सकता है और कुछ के विभाग बदले जा सकते हैं। पीएम मोदी के करीबी पूर्व नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा को सरकार में जगह मिल सकती है। उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की चर्चा है। और आने वाले महीने और साल में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के लिए बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर कल और परसों यानी 5 और 6 जून को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होनी है। ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष करेंगे, जिसमें सभी महासचिव और राज्यों के प्रभारी भी शामिल होंगे। इसी हफ्ते बीएल संतोष ने लखनऊ में 2 दिन पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और उनसे फीडबैक लिया था। अब दिल्ली में कल और परसों होने वाली बैठक में चुनावी राज्यों के लिए जनता के बीच लगातार बने रहने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। साथ ही कोरोना के समय में पार्टी की ओर से चलाए गए कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। बिहार के कटिहार में मक्के की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, लेकिन इस बार मक्का पैदा करने वाले किसान परेशान हैं। यास तूफान के कारण मक्के की खेती पूरी तरह तबाह हो चुकी है। किसानों पर पहले तो लॉकडाउन की मार थी, लेकिन अब यास तूफान ने पूरी तरह तैयार मक्के की फसल को बर्बाद कर दिया है। किसानों ने ब्याज पर रुपए लेकर खेती की थी, लेकिन अब उनके पास ब्याज चुकाने के लिए भी रकम नहीं है। किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि मुआवजे को लेकर कोई आश्वासन किसानों को अब तक नहीं मिला है, लेकिन कृषि पदाधिकारी का कहना है कि राज्य सरकार को मक्के की बर्बादी पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। मक्का हम लोग का जो बह गया, ये आज तूफान जो आया था उसी में पूरा पानी में डूब गया और हम लोग पूरा फसल ही बर्बाद हो गया। सरकार हम लोग को मदद करे इसमें, और ये जो नुकसान हुआ इसका भरपाई हमको मदद चाहिए। क्या कृषि विभाग के द्वारा आपका फसल का आकलन किया गया? जी अभी तक तो नहीं किया गया है। ये यास तूफान ने पूरा हम लोगों को निराश कर दिया। यास नाम था और हम लोगों का आस पे पूरा पानी फेर दिया। पूरा मकई देखिए सड़ा हुआ है, पानी में डूब गया। कम से कम 25% का नुकसान है हर व्यक्ति को। अरमान में तो पानी फिर गया। एक तो लॉकडाउन था, महंगाई आसमान छू रही है, और उसके बाद ये खुदा का कहर ऊपर से मारा, बर्बाद का बर्बाद है। मुंबई से सटे बदलापुर एमआईडीसी के शिरगांव आपटेवाड़ी के 3 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में इंडस्ट्रियल गैस रिसाव से कई स्थानीय लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इन लोगों को सांस लेने में दिक्कत, उल्टी, आंख में जलन की शिकायत हुई। जिन लोगों को तकलीफ है उन्हें एहतियातन नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया और फर्स्ट एड देकर डिस्चार्ज कर दिया गया।
MIDC के इलाके में नोबेल इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस कंपनी में रात करीब 11 बजे इंडस्ट्रियल गैस के रिसाव की खबर आई, जो देखते देखते 3 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। शुरुआत में लोगों में भगदड़ मची, लोग गैस से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भागने लगे। बाद में प्रशासन ने भरोसा दिया कि गैस जहरीली नहीं है, तब लोग शांत हुए। और सबसे पहले अभी दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली NCR का मौसम अचानक बदल गया है। तेज हवाएं चली और काफ़ी तेज बारिश हो रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया गेट के पास की तस्वीरें हैं। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक दिख रहा है और यहाँ पर तेज़ बारिश हो गई है, बिल्कुल अंधेरा सा छा गया है। तेज़ हवाओं के साथ ये बारिश दिल्ली में फ़िलहाल चल रही है। लाइव तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। तेज़ बारिश यहाँ पर दिल्ली में इस वक्त हो रही है। दिन भर काफ़ी गर्मी थी, हालांकि हीट वेव इस बार एक बार भी गर्मियों में नहीं आया है। उम्मीद ये है कि नहीं आएगा, लेकिन गर्मी काफ़ी थी। लेकिन अब शाम में इस तरह की बारिश जो है, काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ बारिश अब शुरू हो गई है। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें दिल्ली की आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें यहाँ पर, एक इंडिया गेट की और दूसरी तस्वीर एक और आप देख रहे हैं इस वक्त। ITO की तस्वीर है दूसरी वाली, और पहली तस्वीर जो है वो इंडिया गेट के पास की तस्वीर है। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। हवाओं के साथ तेज़ बारिश यहाँ पर इस वक्त हो रही है। और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। राज्य के कोटे के तहत खरीदी गई कोवैक्सीन को निजी अस्पतालों को बेचने को लेकर पंजाब सरकार घिरी हुई है और उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। साथ ही पंजाब सरकार निजी अस्पतालों को बेचे गए सारे टीके भी वापस लेगी। जो निजी अस्पताल हैं जितने टीके इस्तेमाल कर चुके हैं, वो वैक्सीन निर्माता से खरीदकर सरकार को लौटाएंगे। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने NDTV की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नई वैक्सीन नीति के मुताबिक निजी अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माता से खरीदेंगे। ऐसे में पंजाब सरकार NDTV की इस रिपोर्ट पर अपना स्पष्टीकरण दे। NDTV ने आज ये खबर दिखाई कि पंजाब सरकार ने प्रति डोज 420 रुपए के हिसाब से वैक्सीन खरीदी थी और इसे निजी अस्पतालों को 1060 रुपए में बेचा, यानी प्रति डोज 660 रुपए का फायदा कमाया। वहीं निजी अस्पताल लोगों से प्रति डोज के 1560 रुपए ले रहे थे, यानी वो भी हर डोज पर 500 रुपए कमा रहे थे। लेकिन अब ये आदेश वापस ले लिया गया है और टीके भी वापस लिए जा रहे हैं पंजाब सरकार की तरफ से। टीकाकरण के लिए पहुंच रही स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमले का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला मुंबई से सटे पालघर का है, जहां आदिवासी इलाके में टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। अब तक इस इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बदसलूकी और मारपीट की 2 घटनाएं हो चुकी हैं। आदिवासियों को गलतफहमी है कि कोरोना का टीका लगवाने से उनकी मौत हो जाएगी। वहीं लगातार हमलों से नाराज स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। ये अब साफ होता जा रहा है कि टीका ही कोरोना से बचाव का औजार है, लेकिन लोगों में से लेने की हिचकिचाहट और कहीं कहीं तो डर और अंधविश्वास बना हुआ है। इसी के कारण यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य टीकाकरण अभियान में पिछड़ रहे हैं। तीनों राज्यों से आए वायरल वीडियो बताते हैं कि इन ग्रामीण इलाकों में जरूरत है राज्य सरकारों द्वारा जागरूकता अभियान चलाने की। अम्मा वैक्सीनेशन वाले आए, अम्मा कहाँ दुखी हो? अम्मा ओ अम्मा इतने आओ अम्मा। अम्मा विदायक जी आई आपके घर है?
अच्छा अम्मा बाहर तो आओ अम्मा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का ये वायरल वीडियो देश के ग्रामीण इलाकों में टीके को टोटका समझने की भ्रांति का एक चिंताजनक उदाहरण है। हम डॉक्टर आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो आपको क्या बता रही है सुनो तो कम से कम। वीडियो मंगलवार का है जब स्थानीय बीजेपी विधायक और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जागरूकता अभियान के लिए गांव का दौरा किया। 80 साल की हरदेवी पहले एक दरवाजे के पीछे छिप गईं, फिर एक ड्रम के पीछे। खबरों की माने तो शाम तक कुछ ग्रामीणों ने टीका लगवा लिया, लेकिन हरदेवी ने नहीं। तो मुझे लगता है कि गांव क्षेत्र में बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो होना ही चाहिए और सबसे ज़्यादा गांव क्षेत्र में होना चाहिए। तो लोग थोड़ा सा डर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी दी जाए और उनको प्रेरित किया जाए तो निश्चित ही वैक्सीनेशन हमारा सफल होगा। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की गति देश के बड़े राज्यों में सबसे कम है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उत्तर प्रदेश में जो फुली वैक्सीनेटेड पीपल हैं वो पॉपुलेशन के 2% से भी कम है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सिर्फ 35 लाख लोग हैं और 23 करोड़ के राज्य में 23 करोड़ लोगों के राज्य में ये काफ़ी कम संख्या है। पड़ोसी बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी टीकाकरण में कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने पर तुली है, लेकिन सहरसा जिले के गांव से आया वीडियो बता रहा है कि टीका लगाने के लिए आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को कितनी मशक्कत उठानी पड़ रही है। किसी को टीका लगवाने से बीमार होने का तो किसी को नपुंसकता का भ्रम है। बिहार में सिर्फ 1.4% आबादी को अब तक पूरी तरह से टीका लगा है। बताइए कि आपको ये लगा कि कोरोना का टीका सबको लेना चाहिए? लेना चाहिए। सब लोग इनकार कर रहे हैं। अच्छा क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं कि नहीं लेना, ये होगा वो होगा, बीमार पड़ जाएंगे। अभी हम लोग का फसल काटने का समय है, हम लोग फसल काटने जाएंगे, हम लोग नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में इन ग्रामीणों को टीकों की फिक्र भी नहीं है। चाटुखेड़ा गांव के इन गांव वालों को लगता है कि परियों के हाथ का पानी पीने से कोरोना उनके पास नहीं फटकेगा। जी हां, गांव में जैसे ही ये अफवाह फैली, आसपास के भी गांवों से हजारों लोग इस अंधविश्वास से खींचे चले आए। टीके पर टोटके जैसे अंधविश्वासों से जल्दी और कड़ाई से निपटने की सख्त जरूरत है। लखनऊ में आलोक पांडे और पटना में मनीष कुमार के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के गांवों में भी वैक्सीन को लेकर लोगों में तमाम गलतफहमियां हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला प्रशासन के लिए टीका लगाना आसान काम नहीं। हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट। ये तस्वीर बिदर जिले की। तमाम कोशिशों के बावजूद कोविड का टीका लगवाने के लिए गांव वाले तैयार नहीं हुए। अगर आप टीका नहीं लगवाएंगी और कोविड हो गया तो आपकी मदद कौन करेगा? जो भी होगा होगा तो भगवान की मर्जी। तो भी टीका लगवा लें। वही तो, अगर टीका लगवाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं टीका नहीं लगवाऊंगी। मेरी बात सुनिए, टीका लोग मरने के लिए नहीं लगवाते, जीने के लिए लगवाते हैं। जीने के लिए लगवाते होंगे, फिर भी मर जाते हैं। मैं नहीं लगवाऊंगी। कुछ ऐसी ही तकरार राज्य के दूसरे ग्रामीण इलाकों से भी सुनने को मिल रही है। तुमकुर में जिला प्रशासन ने कम्युनिटी लीडर्स के साथ बैठक भी किया ताकि टीका लेने के लिए लोग तैयार हों। इसके पीछे वजह है अफवाहें जो सोशल मीडिया और दूसरे माध्यम से इनके पास पहुंच रही है। सोशल मीडिया पर किसी ने फैलाया कि वैक्सीन लेने के 2 साल बाद मौत हो जाएगी। किसी को लगता है कि टीका लगवाने से महिला बांझ हो जाएगी, तो सवाल पुरुषों के पुरुषार्थ से भी जुड़ा है। कहीं अफवाह है कि अलग अलग धर्मों के लोगों के टीके अलग हैं। कुल मिलाकर अविश्वास और अफवाहों ने स्वास्थ्य कर्मियों का काम मुश्किल कर दिया है। ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು। गलत धारणाओं की कमी नहीं है। कोई सोचता है टीके लगवाने से महिला गर्भवती नहीं होगी, तो कोई सोचता है कि अलग अलग टीके अलग अलग समुदाय के लोगों को दिए जा रहे हैं। हम इन्हें शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ನಿಜ। ಮೊದಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಈಗ ತಗೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್।
गांवों ही नहीं, बेंगलुरु शहर की ये तस्वीर पुरानी नहीं है। स्वास्थ्य कर्मियों और एक युवा के बीच झड़प। वो टीका लेना नहीं चाहता था। सोशल मीडिया पर जो वीडियो जितना ज्यादा वायरल होता है, इसे बनाने वाले की आमदनी भी उतनी ही ज्यादा होती है। ऐसे में इन दिनों सोशल मीडिया पर बेतुके और अवैज्ञानिक वीडियोस की बाढ़ से आ गई है। लोग इन्हें सच भी मान लेते हैं, बगैर जांचे और परखे। इसीलिए कई बार दंगे भड़कते हैं, तो कई बार लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, वैक्सीन लेने से इनकार करते हैं, इन बेतुके वीडियोस को सच मान करते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। देश के छोटे छोटे अस्पतालों को कोरोना के टीके भला कैसे मिलेंगे? अब तक अस्पतालों को आ रही समस्या को लेकर एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया ने दखल दी है। मंत्रालय से लेकर टीका निर्माता कंपनियों को चिट्ठी लिखी और अब जाकर बात बनी है। इस वक्त हमारे साथ गिरधर ज्ञानी हैं, जो एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं और छोटे अस्पतालों को कैसे वैक्सीन मुहैया हो उस दिशा में काम कर रहे हैं। सर, ये आम लोग भी जानना चाहते हैं कि छोटे अस्पतालों को आखिर वैक्सीन कैसे मिले? देखिए, छोटे अस्पतालों की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। वो एक दिन में 100 के वैक्सीन लगाएं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब इतनी छोटी क्वांटिटी उनको सीरम इंस्टीट्यूट से या भारत बायोटेक लेने से बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया कि इन सारे हॉस्पिटल का हम एक समूह बनाएं, उनसे रिक्वायरमेंट लें और उस टोटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम सीरम को प्रोजेक्ट करें कि भैया हमें तो लेट से 10 लाख वैक्सीन चाहिए या 5 लाख वैक्सीन चाहिए, और वो जब अलॉट कर देंगे तो हम अलग अलग हॉस्पिटल जिसका रिक्वायरमेंट था उनको हम पहुंचा देंगे। सर, कितने हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में आपके एसोसिएशन के अंदर में, छोटे और मझोले हॉस्पिटल जो होंगे, और कितनों ने डिमांड रखी? हमारे यहाँ 11,000 अस्पताल हमारे मेंबर हैं। जब हमने शुरू में डिमांड मांगी तो हमारे पास 850 हॉस्पिटल की डिमांड आई, जिनको हमने इकट्ठा कर लिया और ये टोटल 3 मिलियन मतलब 30 लाख डोजेस का रिक्वायरमेंट हमारे पास आया था जी। और इसमें छोटे अस्पतालों का जो रिक्वायरमेंट था वो किसी का 2000 का था, किसी का 1500 का था। तो इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि हम 3000 से कम डोजेज इस समय नहीं देंगे। तो फिर हमने बहुत ही जो छोटे अस्पताल है, मान लीजिए 30 बेड वाला है, 40 बेड, उनको फिर हमने लिस्ट से फिलहाल अभी साइड में रखा हुआ है। हमने वो हॉस्पिटल लिए जिनको मिनिमम 3000 डोजेज वो खरीद सकें। तो कितने डोजेज सीरम दे रहा है और कितने वक्त तक दे रहा है? हाँ, अभी उन्होंने ये कहा कि हम 28 अस्पताल जो कि ईस्टर्न इंडिया में हैं, उनको फर्स्ट खेप हमें 15 जून तक देंगे और हर एक 28 अस्पताल में हर एक को 3000 डोजेज वो दे रहे हैं। ठीक है। कोवैक्सीन को लेकर क्या स्थिति सर? कितने कोवैक्सीन से हमने बातचीत कर ली है, उसमें हमने उन्हें 850 की लिस्ट दी है, लेकिन वो भी हमें कह रहे हैं कि वो 10 लाख ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे हमें देने की, 10 लाख डोजेस। स्पुतनिक को लेकर डॉक्टर रेड्डी से बात हुई होगी सर, उसको लेकर? उनसे काफी अच्छी बात हुई है हमारी और वो बड़े सिस्टमेटिक चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा करिए, 10 सिटीज उन्होंने खुद अपनी तरफ से बता दी है हमें कि इन 10 सिटीज में आप हर एक सिटी में 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल ले लीजिए जो कि उनकी कैपेसिटी अच्छी हो, जो हमें टोटल हमसे 1 लाख से 5 लाख या 1 लाख से 10 लाख तक की टोटल वैक्सीन हम दे पाएं। तो वो उनका ये समस्या इसलिए आ रही है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट है -18 to -20 डिग्री हमें वैक्सीन को रखना है। तो उनको पता है कि छोटे अस्पताल ये नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया है, हमने एक टाई अप किया है वर्धमान फार्मास्यूटिकल के साथ, जिनके पास ये कोल्ड चेन फैसिलिटी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। तो हम क्या करेंगे, जिन अस्पतालों के पास ये कोल्ड चेन की फैसिलिटी नहीं है, हम वो वैक्सीन वर्धमान फार्मास्यूटिकल के यहाँ रखवाएंगे और वो उसको उस हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे, जिसके लिए वो हो सकता है 50 रुपये 60 रुपये जो भी हम पैसा रुपये आएगा वो वर्धमान चार्ज कर लेगा फॉर मेंटेन दी कोल्ड स्टोरेज। डॉक्टर री से कितनी वैक्सीन और वो कब तक मुमकिन? हमने 1 मिलियन कहा है, उन्होंने भी 30 जून से पहले देने का वादा किया है। मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों के करीब 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को ही हाईकोर्ट ने उनकी हड़ताल को असंवैधानिक बताते हुए 24 घंटे में काम पर लौटने का निर्देश दिया था। जूनियर डॉक्टर सरकार से मानदेय बढ़ाने और कोरोना होने पर उनके और परिवार के मुफ्त इलाज की मांग कर रहे थे।
और अब कहानी एक ऐसी महिला की जो अंतिम संस्कार किए जाने के 18 दिन बाद घर लौट आई। ये कहानी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की है। महिला को कोरोना हो गया था और वो विजयवाड़ा के एक अस्पताल में भर्ती थी। पति रोज उन्हें देखने जाते थे। एक दिन वो बेड पर नहीं दिखी। बाद में उन्हें नर्स ने बताया कि शायद वो नहीं बची। फिर उन्हें लपेटा हुआ एक शव भी दे दिया गया। कोरोना के डर से परिवार ने शव को खोलकर देखा तक नहीं और उसे दफना दिया। 1 जून को परिवार ने उनकी याद में कार्यक्रम भी आयोजित किया और अगले ही दिन वो खुद घर आ गई। महिला इस बात से नाराज थी कि ठीक होने के बाद उन्हें कोई लेने नहीं आया। अस्पताल वालों ने ही घर जाने के लिए उन्हें 3000 रुपए दिए।